हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के अंदर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कास्टिंग एंड मोल्डिंग क्या होता है, पूरा टॉपिक डिटेल में हमने समझा। देन मेटल फॉर्मिंग के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे रोलिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन, देन शीट मेटल, देन उसके बाद ड्राइंग में ट्यूब ड्राइंग और वायर ड्राइंग। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का नाम है मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टारगेट है, हम पढ़ रहे होंगे कि मेटल कटिंग क्या होता है, मशीनिंग क्या होती है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ऑब्लिक मशीनिंग में क्या डिफरेंस होता है, सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके सभी जानते हैं आप लोग कि PYQs भी हमारे यहाँ पर कवर हो रहे होते हैं। तो एक बार अगर आप देखना चाहें तो ये सिलेबस है AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट नंबर 2 का ये सिलेबस है। आप देख सकते हैं मेन हेडिंग रहेगी हमारी मेटल कटिंग। इसके अंदर हमको सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पढ़ना है, आज के ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। देन ऑर्थोगोनल कटिंग की भी हम आज बात करने वाले हैं। देन वेरियस फोर्सेस ऑफ कंपोनेंट्स, जब मेटल कटिंग होती है ना, जब मशीनिंग होती है तो कटिंग टूल, भाई कटिंग टूल की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोगों को मशीन टूल की जरूरत पड़ती है। तो मशीनिंग करते समय, कटिंग करते समय जो फोर्स लगते हैं वो कौन कौन से फोर्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे होंगे। और जब मेटल कटता है वो चिप्स की फॉर्म में कटता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन के माध्यम से। जैसे आप लोग जैसे खीरे को छीलते हो तो खीरा तो हो गया एक वर्क पीस, और जो चाकू है वो हो गया आपका टूल, कटिंग टूल। तो जब चाकू से, नाइफ से यानी कटिंग टूल से आप खीरे को छीलते हो ना, तो वहां पर चिप्स की फॉर्म में क्या होता है, खीरे का छिलका निकलता है। ऐसे ही जब आप मेटल को काटते हो तो मेटल जो है वो चिप्स की फॉर्म में कटता है। तो चिप फॉर्मेशन क्या होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब जब एक बात बताना कि जब हम कटिंग टूल से वर्कपीस को काट रहे होंगे, छील रहे होंगे, तो टूल का जो है, टूल के अंदर वियर भी होगा, टूल घिसेगा भी, है ना। तो टूल वियर एंड टूल लाइफ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कटिंग टूल है वो कितना चलता है, उसकी टूल लाइफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। टूल की लाइफ कितनी होती है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं टूल लाइफ को डिफाइन करने के। तो ये भी हम लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। देन सरफेस फिनिशिंग, जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं, वर्कपीस को बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, तो वहां पर सरफेस फिनिशिंग की बात हो रही होती है। कई बार जो है सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है, कई बार अच्छी नहीं आती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जो सरफेस फिनिशिंग है वो अफेक्ट होती है, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट मशीनेबिलिटी क्या होती है, जैसे मेलिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, फोर्जेबिलिटी पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो यहां पर हम मशीनेबिलिटी की बात करेंगे। टूल मटेरियल्स, जो टूल होता है, कटिंग टूल होता है, वो कौन से मटेरियल का बना होता है, और वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मटेरियल की, कटिंग टूल के मटेरियल की। कटिंग फ्लूइड्स, है ना, कई बार लुब्रिकेंट्स यूज करने पड़ते हैं, कौन कौन से कटिंग फ्लूइड्स होते हैं उसकी बात हम यूनिट नंबर 1 में बात करेंगे, यूनिट नंबर 2 में बात करेंगे। कोटिंग क्या होता है, देन टर्निंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है, फिनिशिंग प्रोसेस क्या होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर CNC, है ना, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड टूलिंग। यहां पर ये सारे टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 में, 1 बाय 1 हम लोग कवर करते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जब हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे तो मैं दो टर्म हर बार यूज करता था कि चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो एक बार थोड़ा सा उसको ध्यान से समझ लेते हैं फिर से कि यार ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और ये प्रोडक्शन क्या होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को, है ना, कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हमको क्या क्या चाहिए होगा, है ना। जब हम ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एक नैरो टर्म है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको मशीन्स चाहिए होंगी, मशीन टूल्स, है ना, और आपको कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी और कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कुछ पावर की जरूरत पड़ने वाली है। और ये एक नैरो टर्म है।
यही प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ब्रॉडर टर्म है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपके ब्रॉडर टर्म। मतलब ये हुआ कि अगर ये क्या है आपका, ये अगर प्रोडक्शन है तो मैन्युफैक्चरिंग इसी के अंदर आएगा। प्रोडक्शन क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक नैरो टर्म है। तो प्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? प्रोडक्शन का मतलब है कि हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, है ना, कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनटू मतलब इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। नाउ हमारा जो फोकस है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमारे सब्जेक्ट का नाम भी क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक बार क्लासिफिकेशन मैंने यूनिट नंबर 1 में ही बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, ताकि जो है आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर होता चले, आपको चीजें समझ में आती रहे। देखो, मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है? कास्टिंग, है ना भाई। अब इसमें देखो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक्स है। एक प्रोडक्ट को हम हो सकता है कि किसी भी टेक्निक से बना लें, लेकिन उस प्रोडक्ट को कौन सी टेक्निक से बनाना है ये सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट, जो वर्कपीस आप बना रहे हो उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, वहां पर लोड कौन सा लगा हुआ है, क्या सिचुएशन है उसकी, कौन कौन से लोड उस पर लगे हुए हैं, किस टाइप के लोड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, किस मेटेरियल का बना हुआ है वो। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कॉस्ट कितनी आ रही है उसको बनाने में। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज करके हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करें। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। तो एक तो होता है कास्टिंग। कास्टिंग मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है। कास्टिंग के अंदर क्या करते हैं, जिस मेटल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पहले उसको फर्नेस में मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसको एक मोल्ड कैविटी के अंदर ले जा करके पोर करते हैं, उसको सॉलिडिफाई कराते हैं। तो वो आपका इस टाइप का होता है कास्टिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन, दैट इज शेपिंग और फॉर्मिंग। अरे मेटल फॉर्मिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल फॉर्मिंग के अंदर एक्सट्रूजन, रोलिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल, ये सब किसके अंदर आते हैं? मेटल फॉर्मिंग के अंदर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो शेपिंग होता है, जो फॉर्मिंग होता है, जैसे फॉर्जिंग हुआ, एक्सट्रूजन हुआ, इनमें मेटल कटता नहीं है, इनमें मेटल ऐड भी नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीरो प्रोसेस बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें नो चेंज इन द मास में चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये जीरो प्रोसेस है। केवल शेप चेंज होती है, मास में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका रिमूवल प्रोसेस, दैट इज मशीनिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2। मशीनिंग का मतलब होता है कि मेटल को काट के, मेटल को छील के जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम डिजायर्ड शेप एंड साइज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो हम मेटल को काटना पड़ता है। जैसे खीरे को आप छीलते हो, खीरे को छील दिया, है ना, वो कटिंग टूल से, चाकू से, फिर उसकी सलाद बना दी काट के। तो जब हम मेटल को काट के, मेटल को छील के मशीनिंग करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं, तो उसको बोला जाता है मशीनिंग प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस। और ये निगेटिव प्रोसेस है। निगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहां पर मेटल कटता है, यहां पर मेटल रिमूव होता है, तो जो पहले मास था, पहले जो मेटेरियल था वो कम हो जाता है फाइनल, तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि मास क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर हमारे सिलेबस में वेल्डिंग है, और वेल्डिंग आप देखते हैं कि दो वर्क पीस को अगर जोड़ना होता है तो हम वेल्डिंग करते हैं, और जब वेल्डिंग करते हैं तो मेटल वहां पर डिपॉजिट होता है, मेटल ऐड हो जाता है, पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ये दो प्लेट है, दो प्लेट का तो पहले से कुछ वर्क, ये जो वर्क पीस है इनका कुछ पहले से मास है, लेकिन इसमें क्या होगा, मास ऐड हो जाएगा जो वेल्ड करेंगे हम, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? दैट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। शेपिंग, मेटल फॉर्मिंग जीरो प्रोसेस है, क्योंकि मास ना तो घटता है ना बढ़ता है। मेटल रिमूवल प्रोसेस यानी कि मशीनिंग, ये नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि मेटल रिमूव होता है। ज्वाइनिंग बोलते वेल्डिंग में मेटल ऐड होता है, इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस है। और एक क्लासिफिकेशन आता है लास्ट में, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं लेयर बाय लेयर की फॉर्म में। तो ये मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल कटिंग, बोले तो मशीनिंग प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशीनिंग एक क्या है, मेटल रिमूव होता है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेटल रिमूव हो रहा है लेथ मशीन की हेल्प से। देखो ये वर्कपीस है और ये कटिंग टूल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है वर्कपीस, ये है कटिंग टूल। तो कटिंग टूल से क्या हो रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है। अलग अलग शेप आप बना सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये कटिंग टूल है, ये वर्कपीस है, तो ये लेथ मशीन जैसा आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये मिलिंग मशीन है, ये मिलिंग कटर है जो चल रहा है, और ये मेटल को काट रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है, मशीनिंग प्रोसेस है। यहां पर भी आप देख सकते हैं शेपर है, ये मेटल को छील रहा है, मेटल को काट रहा है,
इसी तरह से ड्रिलिंग मशीन भी होती है, बहुत सारी मशीन्स होती है। तो जितने भी मशीन टूल्स होते हैं उनमें कटर्स लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटल को काटते हैं, मेटल को छीलने का काम करते हैं, मेटल को रिमूव करने का काम करते हैं। ये सब मशीनिंग के अंदर आएगा, ये इसीलिए हम इसको नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जान रहे हैं। चलिए, तो क्या है हमारा मशीनिंग प्रोसेस, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मेटल रिमूवल प्रोसेस जो होता है, देखिए जब वर्कपीस, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑब्टेन करते हैं तो मेटल को रिमूव करना पड़ता है। तो जब मेटल रिमूव करके हम किसी ऑब्जेक्ट की डिजायर्ड शेप एंड साइज को ऑब्टेन करते हैं, सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज मशीनिंग प्रोसेस। लिखा हुआ है मशीनिंग एक नेगेटिव प्रोसेस से लिखा है। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच removal of material takes place, in which removal of material removal takes place in order to obtain the desired shape and size of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज शेप ऑब्टेन करने के लिए जो हम मेटल रिमूव करते हैं उसको हम मशीनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो मशीनिंग हो रही है बेटा, हर एक देखो, कास्टिंग हमने पढ़ा, एक्सट्रूजन हमने पढ़ा, रोलिंग हमने पढ़ा, हमने हर एक प्रोसेस में देखा कि उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को आप सेलेक्ट करते हो, मैंने कहा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हर किसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के अपने नुकसान फायदे होते हैं, अपने एप्लीकेशंस होते हैं, एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप मशीनिंग से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। जो इसका ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है उसको देखना, ये स्लो प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, इसका जो ड्रॉबैक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत फास्ट नहीं कर सकते आप, मतलब जो लो प्रोडक्टिविटी होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरा जो इससे भी मेजर ड्रॉबैक है इसका, वो ये है कि लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। चिप्स के फॉर्म में मेटल का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन एनिमेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये मेटल जो हो रहा है ना, मेटल छिल रहा है, मेटल कट रहा है, तो ये सब क्या है, चिप्स की फॉर्म में मेटल रिमूव हो रहा है। ये चिप्स की फॉर्म में मेटल रिमूव हो रहा है। अब ये चिप्स कैसे बनती हैं और ये कितने टाइप्स के चिप्स होती हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको कमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं। एक एक टॉपिक को पूरा सिलेबस हम लोग आपका कवर कराएंगे। तो ये मेटल कट रहा है ना, ये मेटल छिल रहा है, तो मेटल चिप्स की फॉर्म में जो कटता है उसका लॉस होता है, दैट इज द अनदर ड्रॉबैक। चलिएगा, नेक्स्ट आता है आपका मशीन टूल और कटिंग टूल। आपने सुना होगा मशीन टूल और कटिंग टूल, और ये एकेटीयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में डिफरेंस पूछा जा चुका है कि मशीन टूल और कटिंग टूल में क्या डिफरेंस होता है, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू कि भाई मशीन टूल और कटिंग टूल में क्या डिफरेंस है, तो आप यहां पर एनिमेशन से भी एक बार देख लीजिएगा। देखो, ये जो है आपका, ये कटिंग टूल है, ये क्या है, ये कटिंग टूल है। तो मशीन टूल क्या है, मशीन टूल के अंदर क्या होता है, कटिंग टूल तो रहेगा ही, कटिंग टूल विद पावर, कटिंग टूल विद एनर्जी। मतलब ये जो कटिंग टूल है इसको चला कौन रहा है, कटिंग टूल को कौन चला रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, मशीन। तो मशीन विद कटर वो आपका मशीन टूल है, और केवल कटर की हम बात कर रहे हैं तो वो कटिंग टूल है। केवल कटर की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, कटिंग टूल है। और कटिंग टूल को कौन चला रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है, कौन पावर दे रहा है, वो आपका मशीन टूल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले देख रहे हैं हम यहां पर कि मशीन टूल क्या है, पावर विद कटर, पावर विद कटर। जैसे लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन के अंदर कटर भी है और लेथ मशीन के अंदर पावर भी है। बोलो यस और नो। तो लेथ मशीन हुआ, मिलिंग मशीन हुआ, शेपर हुआ, प्लेनर हुआ, ये सब मशीन टूल है। कभी आप वर्कशॉप में गए होंगे तो वो जो सब मशीन रखी रहती है वो मशीन टूल है। लेथ मशीन क्या है, एक मशीन टूल है। शेपर मशीन क्या है, एक मशीन टूल है। मिलिंग मशीन क्या है, एक आपका जो मशीन टूल है। लेकिन मिलिंग कटर की अगर हम बात करें, केवल मिलिंग कटर की, तो वो कटिंग टूल है। वो क्या है, कटिंग टूल है। जो आपका लेथ मशीन पे टूल लगा हुआ है, केवल हम उस कटर की बात कर रहे हैं, केवल टूल की बात कर रहे हैं, तो वो कटिंग टूल है। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, कटिंग टूल का मतलब है कटर ओनली, केवल कटर। जैसे ड्रिल का बिट होता है, ड्रिल मशीन होती है, तो ड्रिल का जो देखो पूरा ड्रिल जो है, पूरा ड्रिल मशीन तो मशीन टूल है, पूरा ड्रिल मशीन जो है वो मशीन टूल है। लेकिन ड्रिल का जो बिट होता है, जो ड्रिल बिट होता है वो क्या है, कटिंग टूल है ना। जैसे मिलिंग कटर हो गया, ये भी क्या होगा आपका, कटिंग टूल होगा।
एक बार अगर आप चाहो तो मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से कि ये जो पूरी लेथ मशीन है वो मशीन टूल है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं केवल जो कटिंग टूल है, ये कटर जो है कटिंग टूल है। जैसे मिलिंग मशीन है ये पूरी मशीन टूल है, पूरी मशीन टूल है, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये जो कटर है केवल मिलिंग कटर जो है वो आपका कटिंग टूल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मशीन टूल और कटिंग टूल में क्या डिफरेंस होता है, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर। ठीक है ना, आप आंसर कर पाओगे, एग्जाम्पल से आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए, है ना। तो इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई हमारा जो AKTU बीटेक सेकेंड ईयर है, आप सभी पढ़ ही रहे हैं, है ना, आप सब देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कॉलेज में हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम है, आप सभी जानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो उन तक शेयर करें, उनको क्लासेस के बारे में बताएं कि एप्लीकेशन के अंदर भी इस तरह से हमारे सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप रिकमेंड करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, तो हमको और एनर्जी मिलेगी, तो हम और एनर्जी डाल पाएंगे और हम नए नए लोगों को जोड़ पाएंगे और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। चलिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्थोगोनल कटिंग। सभी कोर्सेज के लिंक जो है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोर्स के अंदर एनरोल किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी चाहते हैं कि बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करें तो आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और AKTU PYQs कवर कराए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि ऑर्थोगोनल कटिंग का क्या मतलब होता है। तो ये जो आज का जो डायग्राम मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी बेसिक डायग्राम। और ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, है ना, ये बना हुआ डायग्राम है। मैं इसको अभी बना के दिखाता हूं कि ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे अल्फा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा एंगल बना हुआ है, दैट इज रैक एंगल, हर चीज लिखी हुई होगी, हर चीज आप सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर गामा, एक गामा बना हुआ है, दैट इज द क्लीयरेंस एंगल। एक आप देख रहे हैं लिप एंगल है, फाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, लिप एंगल को हम नाइफ एंगल भी कहते हैं। एक एंगल होता है फाई, दिस इज द फाई बोले तो शेयर एंगल। TC क्या है यहाँ पर, दिस इज द चिप थिकनेस, एंड T क्या है, अनकट चिप थिकनेस है ना। और जो TC की वैल्यू होती है, चिप थिकनेस की वैल्यू होती है, वो अनकट चिप थिकनेस से ज्यादा होती है। अभी आपको मुझे लगता है कि कुछ समझ नहीं आया होगा। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं और उसके बाद इस स्लाइड पे वापस आता हूं। इस डायग्राम को बनाते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में बेहतर तरीके से आएंगी। फिर वापस आते हैं इस पे, फिर वापस आते हैं इस पे, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको ये डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमको मेटल की कटिंग करनी है। तो मेटल की कटिंग, वर्कपीस की तो कटिंग करोगे ना, तो यहां पर हम कटिंग टूल जिससे मेटल काटना है और वर्कपीस बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा डायग्राम में हमारे, जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था लाइक दिस। तो ये है आपका वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस होगा। इस तरह से आपका जो मेटल है वो इस तरह से यहां पर कट रहा होगा लाइक दिस। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा। यस, तो ये आपका जो मेटल है वो कुछ इस तरह से कटेगा। ये हो गया वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस। और वर्कपीस जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है। दिस इज द वर्कपीस। अब यहां पर इस वर्कपीस को काटने के लिए क्या लगा होगा, एक कटिंग टूल लगा होगा। तो ये होगा आपका कटिंग टूल लाइक दिस, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्कपीस, और इतना मेटल जो है वो एक बार में काट रहा है। कटिंग टूल भी क्या चल रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, कटिंग टूल जो है, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि ये क्या है बेटा, दिस इज द टूल। ये कटिंग टूल है, ये वर्कपीस है, और कटिंग टूल ऐसे चल रहा है जैसे खीरा ये है, ये तो हो गया खीरा, और ये चाकू हो गया, और चाकू जो है वो इस तरह से छीलता जा रहा है इसको, है ना। ये चाकू है यानी कि टूल है, ये वर्कपीस है मेटल का। तो जैसे खीरे को हम छीलते हैं इस तरह से, तो ये चाकू, ये टूल जो है इस तरह से जरा छीलता हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं इतनी कटिंग कर रहा है एक बार में, ये इतनी कटिंग जो है वो करता जा रहा है लाइक दिस। यस और नो, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो सरफेस है, यहां से मेटल अभी कटा नहीं है, यहां से मेटल कटा नहीं है, मशीनिंग नहीं हुई है। मशीनिंग मतलब मेटल कटिंग, मशीनिंग नहीं हुई है। तो ये जो सरफेस होगा बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज अनमशीन्ड सरफेस। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द अनमशीन्ड सरफेस। नीट एंड क्लीन डायग्राम मैंने बनाया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा यहां से, भैया आपने खीरा छील दिया, तो ये तो बिना छिला खीरा था, अभी खीरा छिला नहीं है, यहाँ पे छिलका उतरा नहीं है खीरे का।
लेकिन यहां से जो खीरा है उसका छिलका उतर चुका है, मशीनिंग हो चुकी है, मशीनिंग हो चुकी है, मशीन सरफेस। तो ये कौन सरफेस होगा? दिस इज द मशीन सरफेस, मशीन सरफेस, मशीन सरफेस, या फिर फिनिशिंग हो चुकी है इसकी, इसको फिनिश्ड सरफेस भी कह सकते हैं। और फिनिश क्या बोल सकते हो? फिनिश्ड सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये वो सरफेस है जो खीरा अभी खिला नहीं है, खीरा ऐसे ही है, चाकू इधर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा मशीन सरफेस, यानी छिलका उतर चुका है, मेटल कट चुका है, बोले तो मशीन सरफेस या फिनिश्ड सरफेस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक चीज समझते जाओ, तभी नहीं तो डायग्राम समझ में नहीं आएगा। अब ये जो मशीन सरफेस है बेटा, ध्यान समझना, ये जो मशीन सरफेस है, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। ये जो कटिंग टूल है ना, कटिंग टूल, और ये जो कटिंग टूल के दो सरफेस होंगे, एक ये सरफेस होगा दिस वन, इसको बोलोगे आप रैक सरफेस, है ना, दिस इज द रैक सरफेस, या फेस ऑफ टूल, ये टूल का फेस है ना, ये क्या है? ये टूल का फेस है, या आप लिख सकते हैं इसको फेस ऑफ टूल, दिस इज द फेस ऑफ टूल। अब ये जो इसका दूसरे वाला सरफेस है, मशीन सरफेस की तरफ जो फेस आप देख रहे हैं, दिस सरफेस, कटिंग टूल का एक तो ये हो गया रैक सरफेस, एक ये हो गया इधर की तरफ, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लैंक, या फिर इसको बोलते हैं रिलीफ, रिलीफ सरफेस, है ना, रिलीफ, फ्लैंक सरफेस या फिर रिलीफ सरफेस इसको बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या बोला कि यार ये एक वर्क पीस है, ये एक कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल इधर की तरफ कटिंग कर रहा है, ये जो है छिला हुआ नहीं है, अभी कटा हुआ नहीं, तो अनमशीन सरफेस बोल दिया। ये छिल चुका है, कट चुका है, तो इसको मशीन सरफेस बोल दिया, बोले तो फिनिश सरफेस। ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल का जो एक फेस है ये इसको बोलते हैं हम रैक, है ना, रैक फेस या रैक सरफेस बोलते हैं। और इसकी जो दूसरी वाली साइड है कटिंग टूल की, इसको बोलते हैं फ्लैंक। अब यहां पर एक प्लेन हम बना रहे हैं जो मशीन सरफेस है, बेटा ध्यान देना, ये जो मशीन सरफेस है ये, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसका नाम होता है रेफरेंस प्लेन। आपसे पूछेगा कोई, बताओ रेफरेंस प्लेन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि रेफरेंस प्लेन इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस। ये मशीन सरफेस है और मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमने प्लेन बनाया है, दैट इज द रेफरेंस प्लेन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर एक रैक एंगल होता है, एक शेयर एंगल होता है, एक लिप एंगल होता है, एक क्लियरेंस एंगल होता है, उनको समझ लेते हैं वो कौन कौन से हैं। समझने की तो जरूरत पड़ेगी बेटा आपको, समझोगे ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा एक बात ध्यान देना, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल, अरे यस और नो, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसको हमने लिखा था अल्फा, और अल्फा क्या है? दैट इज द रैक एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? रैक एंगल। तो आप कैसा लिखोगे अल्फा? हर एक चीज आगे लिखी हुई है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो रैक एंगल अल्फा है, इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये किसके बीच का है? ये रेफरेंस प्लेन का और रैक सरफेस के बीच का जो एंगल है, ये रैक सरफेस है, ये रेफरेंस प्लेन है, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम रैक एंगल कहते हैं। रैक सरफेस ऑफ द टूल और रेफरेंस प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा होगा, रैक एंगल होगा। दूसरा एक एंगल होता है यहां पे, दैट इज गामा, दैट इज गामा। ये गामा कौन सा एंगल है? ये है क्लियरेंस एंगल, क्योंकि ये जो फ्लैंक है और ये जो मशीन सरफेस है, ये रहा मशीन सरफेस, मशीन सरफेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज द क्लियरेंस एंगल। क्या बोलेंगे इसको? क्लियरेंस एंगल। ये फ्रिक्शन को कम करता है। ये क्या करता है? क्योंकि अगर ये क्लियरेंस एंगल 0 कर दोगे तो कटिंग टूल यहां तक आ जाएगा, तो कटिंग टूल रबिंग करेगा। अरे यस और नो? कटिंग टूल क्या, अभी कटिंग टूल तो ऐसे है, कटिंग टूल ऐसे हो जाएगा, फिर ये रबिंग करेगा और इसकी फिनिशिंग भी खराब होगी। तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो 3 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक होती है। 3 डिग्री से 15 डिग्री होती है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में ये एंगल हमारा होना चाहिए, क्योंकि रबिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन कम रहेगा तो ये एडवांटेज मिलेगा। एक और एंगल है यहाँ पे, दैट इज साई, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये जो रैक सरफेस है और ये जो फ्लैंक है, इसके बीच का जो एंगल है वो उसको बोलते हैं साई, दैट इज द लिप एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज द लिप एंगल। बताया था मैंने आपको, अभी दोबारा से आपको दिखाऊंगा। ये लिप एंगल है। लिप एंगल अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब कटिंग टूल की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। कटिंग टूल की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। एक और एंगल है यहाँ पे, दैट इज शेयर एंगल। तो आप देख सकते हैं जो कटिंग चल रही है आगे की तरफ, तो एक यहाँ पर आप प्लेन देख रहे हैं, दिस इज द प्लेन,
यहाँ पे जो प्लेन आप देख रहे हैं, दिस इज द shear प्लेन, इसका नाम होता है shear प्लेन। क्या नाम है इसका? shear प्लेन इसका नाम है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है shear प्लेन के साथ, देखो जिस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है, कटिंग टूल की जो डायरेक्शन है वो ये है, और ये shear प्लेन है। shear प्लेन के साथ ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज द फाई। और फाई क्या है आपका? shear एंगल है। फाई क्या है बेटा? shear एंगल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये कटिंग टूल आगे चलेगा तो छिलका उतरता है कि नहीं? जब खीरे को छीलते हो, जब खीरा छीलते हो तो चिप निकलती है, चिप्स की फॉर्म में जो है छिलका निकलता है। तो यहां पर जो आप देखेंगे जो कटिंग, ये अनकट चिप थिकनेस है, जिसको हमने लिखा टी। टी क्या है? अनकट चिप थिकनेस, जो कटा नहीं है मेटल, अभी इतना मेटल कटेगा और कटने के बाद इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म होगा, हीट जब कटिंग होगी तो गर्म होगा, डिफॉर्म होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से जो चिप की फॉर्म, चिप ऐसे निकलेगी कुछ इस तरह से, और चिप इस तरह से जाएगी टूल के ऊपर से। जब चाकू से आप छीलोगे ऐसे तो टूल के ऊपर से चिप जो है निकलती है। तो ये है आपकी चिप, है ना, ये है चिप। तो ये चिप की जो है, और ये चिप की थिकनेस है ना, ये होगी आपकी टीसी। टीसी क्या है बेटा? टीसी क्या है? चिप की थिकनेस है, चिप की थिकनेस, थिकनेस ऑफ द चिप। और याद रखेंगे जो चिप की थिकनेस है, ये चिप की जो थिकनेस है, और जो अनकट चिप थिकनेस, ये अनकट थिकनेस है, ये उससे ज्यादा होगी। कटने के बाद थिकनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डायग्राम बनना है। और अब आप आ जाइए यहां पर, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वही डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। लेट मी रिपीट द लास्ट टाइम, आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम। ये चीजें समझ में आएंगी तभी आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं हर एक चीज को बार बार बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें घुस जाएं, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आती है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर आपने देखा कि एक वर्क पीस है, दिस इज अ वर्क पीस। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक वर्क पीस है, और ये हो गया कटिंग टूल, ये हो गया कटिंग टूल, ठीक है। ये कटिंग टूल जो है वो इस तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से, ये इस तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से। तो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा अनमशीन्ड सरफेस, और ये थिकनेस हो जाएगी इसकी टी, जो अभी तक मेटल कटा नहीं है, दैट इज अनकट चिप थिकनेस। जो मैं बोल रहा हूं वो हर चीज यहां पर लिखी हुई है, घबराना मत। जो भी एंगल की मैं बात करूंगा हर एक एंगल आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हैं हर एक चीज लिखी हुई है। रैक सरफेस क्या होता है, फ्लैंक सरफेस क्या होता है, रैक एंगल अल्फा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल गामा क्या होता है, लिप एंगल क्या होता है, शेयर एंगल क्या होता है, हर चीज मैंने लिख कर दी है। फिर ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे टूल की। वापस आते हैं, जरा इसको समझते हैं। मैंने बोला कि ये एक वर्कपीस है, ये एक कटिंग टूल है, ठीक है। ये हो गया अनमशीन सरफेस, ये थिकनेस होगी इसकी कटने से पहले, जो अनकट चिप थिकनेस है टी। उसके बाद ये जो देखो, ये जो कटिंग टूल है, ये चिप जो है वो इस तरह से चल रही होगी, है ना। ये चिप जो है ऐसे फ्लो करती हुई जाएगी, टूल के ऊपर से ऐसे फ्लो करती हुई जाएगी, छिलका जो है इस तरह से जाएगा। तो कटने के बाद जो थिकनेस हुई दैट इज टीसी, है ना, दैट इज व्हाट, टीसी। पहले कितनी थी? टी थी। तो थिकनेस जो होती है, चिप थिकनेस जो होती है, वो कटने के बाद बढ़ जाती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। और क्या बताया था मैंने कि ये अनमशीन सरफेस है, और कटने के बाद जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, दिस इज द मशीन सरफेस या फिनिश्ड सरफेस आप इसको कह सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे मैंने बोला था कि जो मशीन सरफेस है ना, और सॉरी, ये जो आपका प्लेन है, ये जो मशीन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसको हमने क्या बोला बेटा, रेफरेंस प्लेन बना के दिखाया था। ये रेफरेंस प्लेन है। ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल का जो फेस होता है इसको हम बोलते हैं रैक सरफेस, और ये जो दूसरी साइड है इसकी, इसको बोलते हैं फ्लैंक या फिर रिलीफ सरफेस, इसको हम बोलते हैं। यस और नो। अब एंगल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम रैक एंगल। तो रैक एंगल को हमने लिखा अल्फा से। क्या होता है रैक एंगल? कि भाई रैक सरफेस और रेफरेंस प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा। दूसरा हमने देखा क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल। तो ये कौन सा एंगल होगा कि ये जो फ्लैंक है, फ्लैंक और मशीन सरफेस के बीच का जो एंगल है वो है आपका क्लियरेंस एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है? क्लियरेंस एंगल। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे जो आगे मैंने लिखा हुआ है वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो रैक एंगल की हम बात कर रहे हैं कि रैक एंगल ज्यादा होगा, अगर रैक एंगल को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, ये टूल जो है वो ऐसे इधर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो है कटिंग फोर्स कम लगाना पड़ेगा,
यानी कि पावर कम देनी पड़ेगी, कंजम्पशन ऑफ पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। अल्फा बढ़ाने से कटिंग पावर कम होती है, कटिंग फोर्स कम जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये हम क्लियरेंस एंगल क्यों दे रहे हैं, क्लियरेंस एंगल जो है अगर नहीं देंगे, अगर इसको जीरो कर देंगे तो कटिंग टूल यहां तक आएगा, तो यानी कि जो मशीन सरफेस है ये रबिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी तो ऐसे चल रहा था ये, अभी ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इसके, तो ये क्या होगी, रबिंग होगी, ये रगड़ता हुआ चलेगा इसको, और रगड़ता हुआ चलेगा तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि ये फिनिश सरफेस है, ये फाइनल सरफेस है, ये फाइनल सरफेस है, तो फिनिशिंग नहीं आएगी, रगड़ा लगेगा, रबिंग होगी। तो रबिंग को अवॉइड करने के लिए, रबिंग को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये रगड़ता हुआ ना चले, तो इसलिए हमने क्लियरेंस एंगल दिया है, क्लियरेंस एंगल दिया है, कुछ क्लियरेंस यहाँ पे दिया है, ठीक बात है। चलिएगा, इससे फायदा क्या होगा, एक तो रबिंग नहीं होगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, और तीसरा क्या फायदा होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो पावर भी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका फ्लैंक और रिलीफ एंगल। दूसरा एक और एंगल यहां पर आप देख रहे हैं, ये वाला रैक सरफेस के और फ्लैंक के बीच का जो एंगल है, ये है आपका टूल एंगल, दैट इज दी, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइव साई को क्या बोल रहे हो आप लोग, यहां पर लिखा हुआ है लिप एंगल या वेज एंगल या नाइफ एंगल या कटिंग एंगल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कटिंग, ये वाला जो एंगल अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये जो आप कटिंग कर रहे हैं एक स्ट्रोक में, इसकी जो डेप्थ ऑफ कट है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये जो एंगल होगा, ये एंगल अगर ज्यादा हो जाए तो क्या आप देख सकते हैं डायग्राम में पता लग रहा होगा, अगर ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा तो टूल कुछ ऐसे बनेगा लाइक दिस, तो टूल की क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मटेरियल ज्यादा लगेगा टूल में, जब ज्यादा मटेरियल लगेगा तो टूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ज्यादा मेटल को एक बार में काट पाओगे, बोले तो आप जो डेप्थ ऑफ कट है उसको बढ़ा पाओगे। मतलब दूसरा फायदा ये होगा, हैवी मटेरियल को भी काट पाओगे। अगर भाई अगर टूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हैवी मटेरियल को भी आप क्या कर सकते हो, मतलब हैवी लोड भी लगा सकते हो, कटिंग टूल के ऊपर आप हैवी लोड भी लगा सकते हो, कटिंग टूल जो है वो टूटेगा नहीं, ये फायदा होगा। नेक्स्ट फाई क्या है यहाँ पर, शेयर एंगल, तो शेयर एंगल ये मैंने आपको बता दिया, ये शेयर एंगल है कि ये आपका शेयर प्लेन होता है, दिस इज द शेयर प्लेन। अब ये शेयर प्लेन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है उस डायरेक्शन से, और ये वाला जो आपका प्लेन है इसको बोलते हैं हम शेयर एंगल, मतलब शेयर प्लेन, द्वारा समझो इसको, ये कौन सा प्लेन है बेटा, दिस इज द शेयर प्लेन। अरे शेयर प्लेन कौन सा प्लेन है, शेयर प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर मेटल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, यहीं से तो मेटल कट रहा है, यहीं से चिप बन रही है, इस तरह से ये चिप बनती जा रही है, चिप्स बन रही है, तो ये जो शेयर प्लेन है और कटिंग वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज द शेयर एंगल, फाई। बोले यस और नो। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये टी क्या होता है, टीसी क्या होता है, वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है ना। टी क्या है, अनकट चिप थिकनेस है, अनकट चिप थिकनेस। नाउ व्हाट इज टीसी, टीसी क्या है, यहाँ पे ये वाली जो थिकनेस है, चिप की थिकनेस, और टीसी की जो वैल्यू होगी वो टी से हमेशा ज्यादा होगी, टीसी की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होंगी। अब यही सारी सभी कहानी जो मैंने आपको बताई है, हिंदी में जो मैंने आपको ये कहानी बताई है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। रैक फेस क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं एक चीज और समझ लीजिए, आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी कि जो टी है अनकट चिप थिकनेस, वो डी के बराबर होता है, यानी कि डेप्थ ऑफ कट के बराबर होता है, ठीक है ना, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो लिखेगा ऑर्थोगोनल कटिंग, तो ऑर्थोगोनल कटिंग अगर लिखा होगा तो टर्निंग के केस में आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो थिकनेस होगी, अनकट चिप थिकनेस होगी, वो डेप्थ ऑफ कट के बराबर आप लिख सकते हैं। दूसरा जो टी है दैट इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, ये टर्निंग के केस में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एफ क्या है यहाँ पे, वो फीड है, फीड जो होती है, फीड को लिखते हैं हम mm पर रिवॉल्यूशन में, है ना, कि एक रिवॉल्यूशन में, वर्क पीस के एक रिवॉल्यूशन में कितना कटिंग टूल को हमने फीड किया, दैट इज द फीड। टेंशन मतलब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे सारी। लैम्डा क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, आगे समझ में आएगा। बी क्या है, विड्थ ऑफ द कट है। आगे बढ़ते हैं, ये एडिशनल चीज मैंने आपको बता दी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं समझा के आया हूं अभी पिछली स्लाइड में, रैक सरफेस, और फेस क्या होता है, द सरफेस अलोंग विच द चिप मूव्स अपवर्ड इज कॉल्ड रैक सरफेस, जो मैंने आपको बताया अभी। फ्लैंक और रिलीफ सरफेस क्या होता है, जो रबिंग को अवॉइड करने के लिए, है ना, जो सरफेस होता है उसका दूसरे वाला जो सरफेस टूल का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैंक सरफेस या फिर रिलीफ सरफेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एंगल मैंने बताए हैं वो लिखा हुआ है रैक एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रैक फेस
फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन। याद आ रहा है आपको, रेफरेंस प्लेन से वो इमेज देख लो, उसी इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। रेफरेंस प्लेन से जो रैक फेस का एंगल होता है दैट इज द रैक एंगल। ये चिप को फ्लो करने में मदद करता है। रिड्यूस द कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स को, जो रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स है उसको कम करेगा। और जो जब फोर्स कम होगा कटिंग फोर्स, तो ऑब्वियसली जो पावर का कंजम्पशन है वो भी कम होगा। और ये सरफेस फिनिशिंग को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया क्लियरेंस एंगल, रबिंग को अवॉइड करने के लिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्लैंक सरफेस, ये जो फ्लैंक सरफेस था मशीन सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा था, फिनिश सरफेस के साथ बोले तो मशीनिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा था उसको हमने क्लियरेंस एंगल बोला था। ये भी क्या करता है, कटिंग टूल की लाइफ को इंप्रूव करता है, जो है फ्रिक्शन को कम करता है, फिनिशिंग को इंप्रूव करता है। और ये एंगल कितना होना चाहिए, 3 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव एंगल होना चाहिए और 3 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो लिप एंगल होता है, जो वेज एंगल है, जो नाइफ एंगल है, जिसको हम साइज से लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रैक और एंड क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इधर क्या था रैक एंगल अल्फा, उधर क्या था क्लियरेंस एंगल गामा। तो क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल अगर चेंज होगा तो ये फाई चेंज होगा, उन दोनों पे डिपेंड करता है। इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज, कटिंग एज की कितनी स्ट्रेंथ है वो साइड पर डिपेंड करता है, लिप एंगल पर डिपेंड करता है। लिप एंगल अगर ज्यादा होगा, लिप एंगल अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप ज्यादा डेप्थ ऑफ कट यानी एक ही बार में ज्यादा मेटल काट सकते हो, ज्यादा फोर्स लगा सकते हो, वही चीज लिखी गई है। लार्जर एंगल, अगर ये लिप एंगल ज्यादा होगा, लार्ज होगा, तो एक परमिट करेगा मशीनिंग हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल को भी काट सकते हो क्योंकि टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हैवियर डेप्थ ऑफ कट, ज्यादा हैवी डेप्थ ऑफ कट आप दे सकते हो। इंक्रीज द टूल लाइफ, टूल की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी। एक बताया था मैंने आपको शेयर एंगल 5, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द शेयर प्लेन एंड द कटिंग डायरेक्शन। कटिंग की डायरेक्शन ये थी और शेयर प्लेन ये था, उसके बीच का एंगल क्या था आपका, दैट इज द 5। द शेयर प्लेन इज द सर्फ, अब ये शेयर प्लेन के बारे में लिख दिया यहाँ पे हमने। द शेयर प्लेन इज द सरफेस अलोंग विच द मटेरियल बीइंग कट डिफॉर्म प्लास्टिकली एंड शेयर ऑफ द, ये शेयर प्लेन कौन सा प्लेन होता है, शेयर प्लेन वो प्लेन होता है जहां से मेटल कट रहा होता है। चलिएगा अब आता है आपका ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। ये होगा आपका ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, ये प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, है ना, ये पीपीटी में ओपन नहीं हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ऑर्थोगोनल कटिंग है। एक आता है आपका ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में केबल और केबल क्या है, ऑब्लिक कटिंग है। चाहे वो गेट का सिलेबस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस हो, ग्रेजुएशन में जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, केबल और केबल ऑर्थोगोनल कटिंग ही आपके सिलेबस में है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो ऑर्थोगोनल कटिंग है, यहां पर आप देखना है डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर आप देख पाए तो जो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग टूल की डायरेक्शन है ना, कटिंग टूल की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो कटिंग एज है, कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी, कि भाई जिस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी कटिंग टूल की एज। कटिंग टूल की जो एज है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। ध्यान रखना, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग का डायग्राम है। ये क्या है, ये आपका कटिंग डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो जो कटिंग एज है, ये जो कटिंग एज है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज ऑर्थोगोनल कटिंग में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, जो कटिंग टूल है उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो वर्कपीस से ज्यादा होती है। वर्कपीस से, ये वर्कपीस की विड्थ है, ये कटिंग टूल की विड्थ है। तो कटिंग टूल की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो वर्कपीस से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट, चिप फ्लो स्ट्रेट अप द फेस ऑफ द टूल। यहां पर आप देखना, ये फेस है टूल का, ये कटिंग टूल है और ये चिप है। तो चिप जो है वो कटिंग टूल से ऐसे जो है फ्लो हो रही है, जबकि यहां पर जो है ये साइड से निकल जाती है। ये हमेशा क्या नहीं होती है, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट फ्लो हो, परपेंडिकुलर फ्लो हो। ठीक है, ध्यान रखना। एक नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर, फोर्सेस आर टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फोर्सेस होते हैं, जबकि ऑब्लिक कटिंग में फोर्सेस आर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, और ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप ध्यान पे रख सकते हैं यहाँ पे अपनी नॉलेज के लिए, कि आपके पास एक तो वर्कपीस होता है, दिस इज द वर्कपीस, और ये है आपका कटिंग टूल, और ये क्या है, सॉरी दिस इज द चिप, है ना, ये चिप लिखा हुआ है, ये है आपका कटिंग टूल, ये कटिंग टूल है। तो जो चिप होती है वहां पर सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, देन उसके बाद टूल, उसके बाद वर्कपीस, भाई तीन ही चीजें तो हैं।
कि भाई एक कटिंग टूल है और एक वर्कपीस है। कटिंग टूल वर्कपीस को काट रहा है, और जब काट रहा है तो जो मेटल कट रहा है वो चिप्स की फॉर्म में कट रहा है, तो चिप्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा हीट कहां पर होगी? चिप्स पे जब से ज्यादा हीट होगी, फिर टूल पे, और सबसे कम हीट जो होगी वो वर्क पीस पे होगी। ठीक है, एक और स्लाइड में हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टूल। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल जो है कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये भी आपका एकेटीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एकेटीयू एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर ऑफ कटिंग एज के हिसाब से हम टूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, इसमें कटिंग एज केवल एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहां पर ये ड्रिल बिट है, दिस इज द ड्रिल बिट, है ना, आपने सब देखा होगा, ड्रिल मशीन सबने देखी है। तो ये ड्रिल बिट लगी रहती है, इसमें कटिंग एज दो होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसलिए हो जाता है आपका डबल, है ना, डबल पॉइंट कटिंग टूल। यहां पर आप देखो कटिंग एज कितनी है, नंबर ऑफ कटिंग एजेस कितनी है, नंबर ऑफ कटिंग एजेस बहुत सारी हैं। तो ये क्या, ये मिलिंग कटर जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये 100 है ना, आरी है 100। तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ कटिंग टूल्स, नंबर ऑफ टूल्स, नंबर ऑफ कटिंग एजेस बहुत सारी हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पर कटिंग एज केवल एक ही है, जैसे चाकू होता है कटिंग एज एक होती है, तो ये भी क्या आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये मैंने आपको डायग्राम पहले दिखा दिए, इन डायग्राम को बनाना नहीं है आपको, बट यहां समझ में आएगा आपको। चलिएगा देखते हैं यहां पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टूल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेजर कटिंग एज, यानी कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, कितने नंबर ऑफ मेजर कटिंग वहां पर एज देखने के लिए मिल रही है। अगर केवल कटिंग एज एक है तो उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या बोलेंगे? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे टर्निंग होती है लेथ मशीन पर, अगर आपने टर्निंग देखा हो, फर्स्ट ईयर में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लेथ मशीन पे, तो लेथ मशीन पे क्या होता है, अभी मैंने दिखाया भी था एनिमेशन, एक कटिंग एज होती है ना, ये ऐसा ही टूल होता है ना, ऐसा टूल होता है लाइक दिस, इस तरह का टूल होता है ना, दिस वन। तो यहां पर एक कटिंग एज है, तो ये कहलाएगा आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे आपका शेपर हो गया, है ना, प्लेनर हो गया, ये टर्निंग हो गया, स्लॉटिंग टूल हो गया, पार्टिंग टूल हो गया, ये सब कैसे हैं, इनमें केवल एक कटिंग एज होती है, इसलिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। जैसे चाकू हो गया आपका, ठीक है, इसमें एक ही चिप कटती है एट अ टाइम। नेक्स्ट आता है आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे ड्रिल टूल होता है ना, ड्रिल बिट, तो ड्रिलिंग का जो टूल होता है जिसको हम ड्रिल बिट कहते हैं, इसमें दो कटिंग एज होती हैं। कितनी कटिंग एज होती हैं? दो। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल में आप ड्रिल बिट का नाम ले सकते हैं, ड्रिलिंग टूल का नाम ले सकते हैं। एक होता है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसे मिलिंग कटर हो गया, है ना, मिलिंग कटर हो गया, ब्रोचिंग हो गया, 100 आरी हो गई, ये मैंने आपको बताया, ग्राइंडिंग व्हील हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटिंग एजेस होती हैं, जो पहिया होता है जिससे हम शार्प करते हैं टूल्स को, ठीक है, इसमें मल्टी कटिंग एजेस होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि सिंगल, वैसे तो आपके सिलेबस में सिंगल और मल्टी पॉइंट होता है, तो फिर भी हमने एक डबल पॉइंट भी आपको बता दिया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एकेटीयू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आप एग्जांपल देकर के समझा दीजिएगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे क्या, कि ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, दिस वन, है ना, इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर कटिंग मर्चेंट सर्कल की डायग्राम, मर्चेंट सर्कल डायग्राम होता है, वहां पर हम बात करेंगे, मतलब कि जब हम मेटल को कटिंग करते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, उन फोर्सेस की बात करेंगे, उन फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एकेटीयू एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैं आपसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप मैकेनिकल सेकेंडरी के सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हम नेक्स्ट ईयर भी और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो के लिंक जो हमारे कोर्सेस हैं एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सब मिल रहे होते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, वेल ऑर्गेनाइज्ड में। लिंक कोर्सेस के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कोर्स के अंदर एनरोल करके आज से ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने एनरोल किया हुआ दैट इज गुड। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार उनको पता लग रहा है कि हमारे कोर्सेस भी मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो वह एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इंटरनल एग्जाम्स में, अपने पीयूटी में, क्लास टेस्ट में, सेशनल एग्जाम में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।